जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात हो रही थी ईरान इसराइल जंग के हवाले से कि इस जंग की वजह से मशरिक़ वुस्ता और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और आलम इस्लाम को क्या करना चाहिए, किस तरह ईरान की मदद करना चाहिए। सराज अल हक साहब का कहना है कि सऊनियत और इस्लाम की ये जंग है और आलम इस्लाम को इकट्ठे होकर इस जंग को जीतना होगा। ये इस्लाम की बका की जंग है और इस जंग में सबको ईरान का साथ देना होगा ताकि ईरान फातेह हो और इस्लाम फातेह हो। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है नज़ीर हुसैन साहब ने, आप साबिक सफ़ीर हैं, और इसके अलावा डॉक्टर वसीम साहब ने, आप माहिर हैं बैन अल-अक़वामी अमूर के। जी नज़ीर हुसैन साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी डॉक्टर वसीम साहब, प्रोग्राम मुकालमा में खुशामदीद। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जो तनाज़ा चल रहा है, जो जंग चल रही है ईरान और इसराइल की, मशरिक़ वुस्ता पे किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं और आलमी सियासत पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर, ये एक बहुत मैं कहता हूँ इसके बहुत दूरस्थ नतीजे होंगे। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही, इस रीजन तक ही नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को इसको अपनी लपेट में ले सकता है आने वाले वक्त में। और अगर ये इसको फिल फॉर डी एस्केलेशन की तरफ ना जाएंगी दोनों पार्टीज, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेगी, तो डेफिनेटली इस वक्त इसके बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा और बहुत ज़्यादा इसके खतरनाक नतीजे हासिल होंगे। क्योंकि जिस तरह से दोनों साइड्स जो वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी जो जिस तरह से वो एमुनिशन यूज हो रही है, ये बहुत इसके दूरस्थ नतीजे होंगे। और इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे मस्ट कम फॉरवर्ड, और उनको आना चाहिए, उनको इस नेगोशिएशन टेबल की तरफ लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर का जो एंड है वो आपको डायलॉग के टेबल पे नेगोशिएशंस के लिए, मुज़ाकरात के लिए आपको आना पड़ता है। अदरवाइज आपको आप दोनों तरफ से डैमेज होगा, दोनों तरफ से नुकसान होगा, इसमें फायदा किसी का भी नहीं होता। अगर हम इसको देखें, इसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो फायदा इसमें किसी का नहीं होता जंग के अंदर, हर कोई नुकसान उठाता है। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें स्टेप इन करना चाहिए, आना चाहिए, और इसको समझना चाहिए कि इसके बहुत ज्यादा उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और खास करके जो खलीजी रियासतें हैं हमारी, उनको समझना चाहिए कि आप उसके लिए वो इफेक्टिव रोल प्ले करें डी एस्केलेशन के लिए दोनों पार्टीज को, और स्पेशली अमेरिका का जो इसके अंदर रोल है, यूरोप का जो इसके अंदर रोल है, उसको इसको इनमें उनको रोल प्ले करना चाहिए मीडिएशन का। बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, जी बिल्कुल ठीक है। नज़ीर हुसैन साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। नज़ीर हुसैन साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जो ईरान इसराइल के दरमियान जंग जारी है, जंग लंबी हो गई है, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं खित्ते पे और आलमी सियासत पे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पे इस पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जंग जिस तरह हमारे भाई ने कहा, जंग तो बुरी चीज़ है, लेकिन अगर मुसल्लत हो जाए तो फिर ये लड़ी जाती रही है माजी में, और आइंदा भी लड़ी जाती रहेंगी। अब ये जो मौजूदा जंग ही कहें इसे, इजराइल और ईरान के दरमियान, मैं सुन रहा था आपसे पहले जो स्पीकर से, एक तो जो इसको रंग दिया जा रहा है कि ये इस्लाम और या गैर इस्लामी कुफ्तों का टकराव है, एक ये एंगल भी है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें भी होती रही हैं। वेस्ट के स्कॉलर्स ने इस पे बहुत गुफ्तगू भी की और लिखा भी है, और उस वक्त भी ये ख्याल था कि इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ ना ले जाएं। जो ग्रीवेंसेस हैं स्टेट्स के, उनको इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल है, इंटरनेशनल बॉडीज यूनाइटेड नेशंस की अवेलेबल है, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो है, तो बुनियादी तौर पे उनकी जिम्मेदारी बनती है हर लिहाज से, तो उनको भी रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल को मैंने आपकी बातें भी सुनी और प्रोग्राम्स की भी बातें हुई, बाहर भी बातें हो रही हैं कि ये इस्लाम का
और शायद जुडाइज्म का टकराव है या इस्लाम का और नॉन मुस्लिम सोसाइटीज का या कंट्रीज का या आइडियोलॉजी का, ये बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल। बड़ी बात सिंपल सी है, ईरान एक सॉवरेन कंट्री है। जी बिल्कुल। ईरान ने एनपीटी साइन किया था, बात तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की हो रही है बेसिकली। जी बिल्कुल, असल तो तनाज़ा यही है। और के ये एनपीटी साइन किया हुआ है, वो IAEA के वो मेंबर है जी, और IAEA के इंस्पेक्शन उनके हाँ हो रही है, रेगुलरली हो रही है, कई सालों से नहीं, जब से वो बने हैं उस वक्त से हो रही है, जैसे बाकियों के साथ हो रही है। तो अब उस रिपोर्ट जो होती है IAEA इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है वो कभी 2% इधर 2% उधर होती रहती है। उसको भी एड्रेस करने के लिए IAEA के इंस्पेक्शन मैनुअल्स के अंदर उसी प्रोसीजर्स के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर होस्ट कंट्री जैसे ईरान, अगर उनको एतराज है तो वो उसको रिड्रेस कराया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, वो NPT के चूंकि मेंबर हैं तो जब तक कि वो NPT को से बाहर ना निकले तो वो फिर जो नॉन पीसफुल यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का वो उनके लिए ममनू है। सही सही, बिल्कुल। अब उन्होंने बिल्कुल मैं इंटरनेशनल लॉ की तरफ जा रहा हूँ, तो जो ईरान की पोजीशन है वो इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल मुताबिक है। सही। उन्होंने अभी इस वक्त तक न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक। उन्होंने 2016 में अमेरिका ने और ईरान ने JCPOA एग्रीमेंट जिसका नाम था वो किया, जिसमें उनके ऊपर 15 साल के लिए एक किस्म की मॉनिटरिंग रखी गई थी, और वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक थी। UN उसका क्या कहते हैं गारंटर था और IAEA को मॉनिटर करना था। जी बिल्कुल ठीक। फिर खुद अमेरिका जो मेन पार्टी थी उसके अंदर, उन्होंने खुद उसको स्क्रैप किया, बाहर निकल गए। जब वो बाहर निकल गए तो अब जो भी प्रोविजंस IAEA के रूल्स के मुताबिक हैं और NPT के मुताबिक हैं, उसमें फिर जब तक कि वो वेपनाइज नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अपने रूल्स के अंदर खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर वसीम साहब से भी इस हवाले से जरा एक क्वेश्चन पूछते हैं। डॉक्टर वसीम साहब, जैसे नज़ीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि ईरान जो है वो वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा और बैनुल-अक़वामी जो एटमी इदारा है उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदार है, उसके कवानीन के मुताबिक ही चल रहा था, तो फिर इसराइल का यकदम इसके ऊपर हमला करना बनता नहीं था। तो इसके ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो अमेरिका समेत बहुत सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई। इसकी क्या वजूहात रही? अच्छा, इसमें देखें कि मैं एम्बेसडर साहब से एग्री करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें मैं ज़रा ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी जो वॉर की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो उसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता। सही। तो जो उनका न्यूक्लियर पावर की बनने के लिए तरफ उनको जा रहे थे, यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए उनका जो उनके उसके ऊपर जो काम कर रहे थे, एंड दे हैव कंप्लीटेड 80% जो उन्होंने कर लिया था। सही। और मैं एग्री करता हूँ कि IAEA का उसके ऊपर था, उसके ऊपर उनकी कोई रिजर्वेशंस भी ऐसा नहीं थी, लेकिन बाद में असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक फैक्टर नहीं है सिर्फ कि न्यूक्लियर पावर का उनका तरफ जाना। सही। जो ईरान की तरफ से देखें, जब कोई गलती होती है वो एक गलती एक ही रीजन नहीं बनती उसकी, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि दैट लीड्स टुवर्ड्स आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, एक वॉर की सिचुएशन लाइक में लेके जाते हैं। अब इंसिडेंट हुआ ये है कि जब आपका गजा में जंग चल रही थी तो उसके अंदर ईरान की इन्वॉल्वमेंट हमने देखी है, और वो ईरान की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दैट वाज थ्रू द प्रॉक्सीज। तो जो प्रॉक्सीज के थ्रू उन्होंने वहां पर की, तो वो सिलसिला शुरू हो गया। ऑल्दो कि ये जो न्यूक्लियर वाला सारा मामला था ये बहुत पुराना जा रहा था, ओबामा के दौर में भी न्यूक्लियर डील हुई और उसके बाद वो होने की कोशिश की, फिर उसके बाद सस्पेंड कर दिया।
तो वो इस तरह से चलता आ रहा था जी, बड़े अच्छे से था। सही। तो ये इवन स्पेशली जब अब 9/11 के बाद से सिलसिला शुरू हुआ, तो जो गजा वॉर थी इसके अंदर वो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि इस गजा वॉर के अंदर इसराइल जब वहां पर जंग कर रहा है तो वहां पर ईरान की इन्वॉल्वमेंट थी। ईरान की इन्वॉल्वमेंट थ्रू प्रॉक्सीज, मैंने कहा। अब वो इस प्रॉक्सीज के अंदर हिजबुल्लाह, हमास सबको सपोर्ट कर रहे थे। और हमें ये थोड़ा सा अपने जरा इसको अगर हम गौर फरमाएं तो जब यासर अराफात थे तो अल फतह ब्रिगेड था, तो अल फतह ब्रिगेड को की जगह पर हमास को लाया गया, लॉन्च किया गया। तो जब वो हमास आया फिर उसके बाद वो जो इंटेंसिटी थी वो उसकी बढ़ती चली गई अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, इजरायली ऑक्यूपेशन और सारा कुछ जो भी हुआ। लेकिन जो इसके अंदर जो ईरान की इन्वॉल्वमेंट थी, तो जंग जो थी गजा से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ लेकर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग को समहाउ अपनी तरफ लेकर गए। ठीक है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर वसीम साहब। नज़ीर हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं, जो भी वजूहात रही, जंग तो लग गई, अब जंग लगने के बाद ईरान की क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, ये जंग किस तरफ जा रही है, क्या आलम इस्लाम की तरफ से वहाँ मशरिक़ वुस्ता में कोई मदद आ सकती है, कुछ साथ खड़ा होगा ईरान के, और ये जंग क्या आगे बढ़ सकती है या कुछ थोड़े वक्त में थम जाएगी? अगर आप मुझे इस सवाल के जवाब से कोई आधा सेकंड दे दें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो देखें, इजराइल के कुछ अपने लॉन्ग टर्म मकासद हैं। जी बिल्कुल, वो मकासद हैं, वो उस रीजन को डोमिनेट करना चाह रहा है। ठीक है, और एज ए हेजेमोन अपने आप को जिसे कहते हैं तसल्लुत कायम करना चाह रहा है। ठीक है। अब ये एक सॉवरेन स्टेट्स हैं, ईरान ने भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और ये जो 3 कंट्रीज हैं, आप ले लें लेबनान, यमन और जो गजा है या फलस्तीन है जी, ये उनके एलाइज हैं। ठीक है, आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर एलाइज हैं। ठीक है, दुश्मन उनको कहेगा कि ये प्रॉक्सी हैं। इसी तरह इजराइल के भी प्रॉक्सी हैं, फिर तो इंडिया भी इजराइल का प्रॉक्सी है, एक लिहाज से अमेरिका भी इजराइल का प्रॉक्सी है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ की जुबान इस्तेमाल करें, वो उनके एलाइज हैं। और जो बाकी जो इंटरफेरेंस की बात है, आप उसको इंटरवेंशन तो कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके एलाइज हैं और जिनको उन्होंने हेल्प की है। अब आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, आप साफ आपसे मेरी मुराद है कि हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर ये मुस्लिम कंट्रीज भी इंटरवीन करें तो क्या हम भी इनको कहेंगे कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या इस्लामिक स्टेट्स हैं, जब बाकी भी नॉन इस्लामिक स्टेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन है, स्पेन आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहा है, और इस तरह इटली भी जो हेल्प कर रहा है। पिछले दिनों EU के 22 कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम उनसे तिजारत जो है वो बंद करेंगे। तो क्या ये भी ईरान की प्रॉक्सीज है? नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये प्रॉक्सी नहीं है। अब बात सिंपल ये है कि इजराइल उस रीजन को डोमिनेट करना चाह रहा है। क्यों डोमिनेट करना चाह रहा है? उनके लॉन्ग टर्म मकासद हैं, वो ये है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं। ये जो 3 कंट्री हैं वो भी उनके ग्रेटर इजराइल के अंदर आएंगे। सीरिया भी आएगा, पार्ट्स ऑफ शायद इजिप्ट भी आएगा, और बाय द वे पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया भी आएगा। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 50 साल की बात कर रहे हैं या 100 साल की बात कर रहे हैं। अब इजराइल जो है पिछले 100 साल से इस सरजमीन के ऊपर एक मसला बना हुआ है। तो ये इस किस्म के जो एक्सपेंशंस होती हैं वो स्लो मोशन में चलती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उनका प्लानिंग की हुई होती है। अब अगर इजराइल को किसी ने रिसेंट पास्ट में या मौजूदा सिचुएशन में चैलेंज किया है तो वो ईरान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं। तो अब ये बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ईरान के भी ऑब्जेक्टिव बाय द वे यही है कि वो उस रीजन में अपने एलाइज के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस रखे। इजराइल का भी यही है। अब दोनों के जो इंटरेस्ट है वो क्लैश हो रहे हैं। जी ठीक है। अब उस वजह से ही ये जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। अच्छा डॉक्टर वसीम साहब, आप क्या देखते हैं कि इस मौजूदा जो सूरत हाल है ईरान इसराइल तनाज़े में, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कितना मुतासर हो सकता है और इसका क्या किरदार हो सकता है?
जी देखें, नहीं बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत हमारे लिए तो खास करके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अपना रोल प्ले कर सकता है, और वो रोल प्ले हम यही कर सकते हैं कि डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाएं। अब हमें पता है कि इस वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं जी। तो जब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो फॉरेन ऑफिस है, उसको भी थोड़ा सा एक्टिवेट होने की जरूरत है कि वो इसमें रोल प्ले करें कि किस तरह से इसको अल्टीमेटली, मैंने जबकि पहले भी कहा कि जो भी जंग होगी उसका अल्टीमेटली एंड हमारा निगोशिएशन ही होगा, मुज़ाकरात का होगा, डायलॉग होगा। उसके बाद वट एवर डील जो भी होगी इधर, जब हम चाहे हम ईरान इजराइल को सामने रखते हुए कहें कि ये डील है, लेकिन ये कि एंड उसका यही होगा। तो इसलिए पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर। एक तो ऑलरेडी ये कि हम जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें अपना असर और रसूख पाकिस्तान रखता है, स्पेशली इंडिया के बाद, इंडिया जो हमारा उनके साथ हुआ उसके बाद पाकिस्तान की से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़ गई है, जिसमें कि हमने अपनी सुपीरियरिटी, एयर सुपीरियरिटी और टेक्नोलॉजी प्लस, तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी जंग में आज के दौर में, क्योंकि अब वो लैंड पावर और वो जो बाकी चीजें थी वो थोड़ा सा पीछे हट गई, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी प्लस आपकी एयर पावर थ्रू टेक्नोलॉजी, तो ये इम्पोर्टेंट रोल है। तो पाकिस्तान में उसने बहुत इम्पोर्टेंट उसके लिए एक रोल किरदार हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल डॉक्टर वसीम साहब। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, आप जरा बताइए कि अमेरिका का आगे क्या रोल है, क्या मूड है? आज वो सदर ट्रंप ने भी कहा है कि अभी हम ईरान के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं। आगे क्या चलता देख रहे हैं कि ये जो जंग है किस तरफ को जा रही है? क्या ये जल्दी ख़त्म होने जा रही है या ये लंबी चलेगी? देखिए जी, ये अमेरिका, हम सबको पता है, इल्म है और कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका इजराइल का एलाई है जी, और उनकी जो भी सही या गलत पॉलिसीज है वो उनको सपोर्ट करते हैं। ये भी हम सबको पता है, या अगर ऑडियंस के लिए मैं कह देता हूँ, ये नेतन्याहू का लॉन्ग टर्म प्लान है कि एक आज से कोई मेरे ख्याल में 11 या 12 साल पहले अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम अगले 5 सालों में 7 मुल्क पे हमला करेंगे और 7 मुल्कों के साथ जंग करेंगे, उनको बर्बाद या तबाह करेंगे। और उसके पीछे नेतन्याहू था, इसकी आइडियोलॉजी थी, इसका प्लान था। अब उसमें जो बाकी मुल्क बचा था वो ईरान बचा था। अब ईरान उसकी लिस्ट में आखिरी कंट्री है। इसमें आप शुरू करें लीबिया से, सूडान, सोमालिया, यमन, सीरिया एंड इराक, ये सारे तबाह हो चुके हैं। बाय द वे वो जमीन है और लोग हैं, नॉट जिसे कहते हैं अलाइव कंट्री नहीं है वो। अब बाकी रह गया था उनके लिए ईरान, और ईरान खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि उनकी विसिनिटी में, उनके नेबरहुड में एलाइज भी है, तो ये एक किस्म का दुश्मनी बन गई। अब जो कॉमनैलिटी है दोनों के पर्पस के अंदर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी। बिल्कुल। अब इजराइल के लिए भी ये एक देखें, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ये अल्टीमेट इक्वलाइजर कहते हैं इसको जी। बिल्कुल, चाहे मेरे पास, हमारे पास अगर 250 हैं और रशिया के पास 15,000 हैं और अमेरिका के पास 12,000 हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब के साथ जो पावर ऑफ टेरर है, जिसे कहते हैं बर्बादी के लिए, वो बराबर है इसके लिए। तो अब उनको भी नजर आ रहा है कि अगर ईरान को हमने अलाउ किया तो ये आज नहीं, कल नहीं, परसों डाउन द लाइन शायद ये बना ले। इसके ऊपर मैं एक सेकंड लूंगा, इसके ऊपर बाकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए। जंग जो है वो एक मीन्स है टेबल पे आने के लिए जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब उसके ऊपर एक जैसे कहते हैं आयरन क्लैड एग्रीमेंट हो कि नंबर 1 हम किसी भी सॉवरेन स्टेट को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे और इन्वेड नहीं करेंगे। जो इजराइल कर चुका है बाय द वे, तो लिहाजा इजराइल को आप पुल करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें बाय द वे। अल्टीमेटली फैसला यूएन के अंदर ही होना है जाके,
जो अभी कुछ होना है। तो पाकिस्तान का, आपने मुझे पाकिस्तान का रोल पूछा पहले भी, अभी भी बात इस पे हो रही है। तो पाकिस्तान अच्छी किस्मत है हमारी कि हम इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर है और 2 कमेटीज की भी हम चेयर भी कर रहे हैं। और जुलाई में, एक सेकंड दे दे मुझे, और जुलाई में हम प्रेसिडेंसी भी हमारे पास आ जाएगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव रोल है। हमारे आर्मी चीफ ने वहां यही कहा है कि हम रीजन के अंदर स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी से मुराद उनकी ये थी कि हम ये जो जंगो जदल है इसके बजाय हम चाहेंगे कि जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ बर्ताव किया जाए जो इंटरनेशनल लॉ के तहत। जी बिल्कुल ठीक है, जी वही होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है नज़ीर हुसैन साहब। डॉक्टर वसीम साहब, आप आगे चल के क्या सूरत-ए-हाल देखते हैं कि अगर ये जंग लंबी होती है, जिसका खदशा नज़ीर हुसैन साहब ने भी जाहिर किया है, ईरान इस काबिल होगा, इस मुताम्मल होगा कि ये जंग लंबी लड़ सके, और फिर कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं? अच्छा जी, इसमें देखें कि एक चीज है जो मैं प्लीज ऐड कर दूं, अगर आप मुझे एक सेकंड दें जी। ये जो आइडियोलॉजी की बात एम्बेसडर साहब कर रहे थे, मैं एग्री करता हूं कि बल्कि मुझे खदशा है, बल्कि ये डर है और ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो रहा है। सही कि जो भी ये जंग है बेसिकली जो इजरायली आइडियोलॉजी है, दैट इज रिलीजन फेथ बेस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन। सही। और वो अब उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या है कि जो इजराइल का जो पूरी का पूरा फेथ है या रिलीजन है, जिसके ऊपर वो ग्रेटर इजराइल का वो पूरा वो उनका मंत्रा है, जो भी उनकी वो उनका क्लेम है, वो अब पूरे का पूरा आइडियोलॉजी बेस्ड वो रिलीजन के ऊपर है उनका, ठीक है, और वो फेथ बेस्ड है जिसके ऊपर वो खड़े हैं और वो इसी के ऊपर वो बात करते हैं, जिसी की वजह से अमेरिका उनका एलाय है और जो वेस्ट है वो भी समहाउ उनके साथ खड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे हम आपकी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर के अब देखें कि जंग जो है ना वो मुझे तो लग रहा है कि ये जरा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है? देखें, उसकी रीजन ये है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो एक अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो उसकी रिटेलिएशन की, उसके जवाब में वो रिटेलिएशन वाज एट पार विद द कॉम्पिटिटर। वो एक बड़ी जबरदस्त उसकी जो है ना उन्होंने जवाब दिया, उनको रिटेलिएशन की। तो उससे क्या हुआ कि जो इंडिया था वो चुप करके बैठ गया। जी बिल्कुल, वो वहां पर बैलेंस हो गया और डेटरेंस आपका वहां पर ठीक है। तो इसी तरह से जब इजराइल ने ईरान के ऊपर किया तो ईरान का बनता था कि ईरान के पास उस वक्त चांस था, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक फुल पावर के साथ अपनी रिटेलिएशन शो करता ताकि वो जो लंबी ना हो जाती। अब ये है कि वो रिटेलिएशन एस्केलेशन हो रही है, उधर से रिस्पॉन्स आता है, बिल्कुल, ये तो एक जंग की शक्ल हो गई है, इट्स गोइंग लॉन्गर। तो ये लंबी होती चली जा रही है, जो कि ना सिर्फ दोनों मुल्कों के नुकसान में बल्कि ओवरऑल जो रीजन है उसकी इंस्टेबिलिटी में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसका। तो ऑफ कोर्स इसमें इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी आपका। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जंग तो जो है किसी लिहाज से भी किसी के हक में नहीं होती, लेकिन मजबूरन जो है वो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं कि एक नया ब्लॉक उभर रहा है, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, ये जो नया ब्लॉक है इसका क्या रोल हो सकता है ईरान इसराइल कशीदगी में? देखिए जी, इस वक्त अगर हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त ये 3 या 4 या 5 कंट्री मिलके एक ब्लॉक बना लेंगे, ये अभी कुछ इसमें दूर है। ये ठीक है, ये जरूर है कि इस वक्त चूंकि क्राइसिस सिचुएशन है, उस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए उस रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर वो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो असेंबल हो सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। ये हो सकता है कि वक्त के साथ ये कंसोलिडेट हो जाए और ये इसी तरह रहे और एक इमर्ज करे ग्रुप। लेकिन जो ग्रुप इमर्ज कर रहा है ईरान के कॉन्टेस्ट की चूंकि बात हो रही है, तो मैं जरा थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। देखें, इस वक्त 1991 से लेकर 2017 तक
यूनिपोलैरिटी थी। अमेरिका एक सुपर पावर था। ठीक है। 2017 के बाद अमेरिका ने खुद कहा कि वी आर नो मोर ओनली सुपर पावर, या मल्टीपोलैरिटी इमर्ज हो रही है, जिसमें उसमें चाइना और रशिया थे। ठीक है। अब जो ब्लॉक बनेगा मल्टीपोलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो बनेगा रशिया और चाइना का, और ईरान उसके अंदर शामिल था इस जंग से पहले, आपको भी पता है। और ब्रिक्स एक बहुत मजबूत किस्म का अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ईरान का बड़ा रोल था। राब्ता अभी खत्म हो गया हमारा नज़ीर हुसैन साहब से। यहाँ पे हमारे अपने वक्त का भी, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।